Hello students, welcome to my YouTube channel नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज जॉन सक्सेना। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस प्रॉपर चैप्टर में से। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में तो ये काफी ब्रीफ में दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक जो है आगे चल करके काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी के बेस पर ही काफी सारे नए ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही बेस्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना देर किए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सो बच्चों, देखिए आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ इस प्रकार से है। द वीकेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन अ बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एंड लोन पेयर ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बच्चों, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की है, लेकिन इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं, पहले आप वो देख लीजिए। देखिए, हम मान लीजिए कंपाउंड को लेट कर लेते हैं जिसका नाम है HF। आप इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। ये जो हमारे जितने भी हाइड्रोजन एसिड्स होते हैं उनमें सबसे वीकेस्ट एसिड जो होता है वो यही वाला एसिड होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें बेसिकली होता क्या है। अब देखिए, अगर मान लिया हम लेट कर ले रहे हैं कि ये कंटेनर है और कंटेनर में ये कंपाउंड जो है वो स्टोर्ड है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अब ये हमारा एक HF मॉलिक्यूल में इसको लेट कर ले रहे हैं। अब देखिए पूरे कंटेनर में ऐसा एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ऐसे कई सारे और मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होगा वो भी कुछ इसी प्रकार का होगा। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है, ये अपने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डेड एटम जो होते हैं उनसे उनके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रही है आपको बात है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए ये तो इससे बॉन्डेड है, यहाँ पर तो इसके पास एक पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, लेकिन ऐसा ही सारे मॉलिक्यूल्स के साथ में भी। इसका मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये तो अपने मॉलिक्यूल में तो एक डायपोल का फॉर्मेशन हो ही जाता है, लेकिन जो इसके साथ वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मान लीजिए ये फ्लोरीन, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पर क्या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पर भी एक काफी वीक अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रही है आपको बात है। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन होगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनमें भी क्या होगा, एक पार्शियल सा अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो वीक अट्रैक्शन जो होता है उसी को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है आपको बात है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको अब तक। देखिए आप इसको बहुत ही बेसिकली पहले समझ लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब कोई भी रियल बॉन्ड नहीं होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि H और F के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर के मतलब यहाँ पर एक्चुअल में बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कोई भी एक्चुअल बॉन्ड नहीं होती है। वो बेसिकली क्या है, वो एक टाइप का अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रही है आपको बात है कि मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो अट्रैक्शन बनता जा करके है उसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है आपको बात है। तो ये तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए फ्लोरीन में भी फ्लोरीन के किसी से अट्रैक्शन होगा, साइड सी बात है, नेगेटिव चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से, वो भी वाले, वो भी जो लोन पेयर के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें क्या होता है, उसके पास तीन लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हाइड्रोजन का या पॉजिटिव चार्ज होता है ये कुल मिलाकर के इससे अट्रैक्टेड रहता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हम थोड़ा सा दोबारा से एलिब्रेट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, द वीकेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जितने भी टाइप के होते हैं उनमें सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन जो होता है वो यही होता है। इवन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये वीकर होती है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से भी, लेकिन जो वंडरवल फोर्सेस जो होते हैं, जो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस जो होते हैं उनसे थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्गर पाए जाते हैं। समझ में आ रही है आपको बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वीकेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन अ बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एंड लोन पेयर। देखिए हमने क्या बताया था, बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मतलब कि वो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल्स में बॉन्डेड होना चाहिए, फॉर्म उसके अंदर बॉन्ड फॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और किसके बीच में, लोन पेयर ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेम कंपाउंड, मतलब उसी कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं और जो हाइड्रोजन एटम, बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो लगता है करके है, उसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो किसके से बनता है करके, किसी भी कंपाउंड के बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम और उसी कंपाउंड में प्रेजेंट किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के बीच में। समझ में आ गई आपको ये चीज है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है।
सो बच्चों अगर मान लिया हम लोग कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन जो यही है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन का ही नाम ना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी हम जिस भी कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन एटम्स जरूर ही प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात है? तो पहली कंडीशन हो गई है। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा सेकेंड एटम जो है, मतलब इसके संग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, उसकी क्या कंडीशन है? देखिए पहली कंडीशन जो ये है उसका साइज जो है वो काफी स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज। ठीक है, समझ में आपको बात है क्या? स्मॉल साइज। और जो इसकी सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि हाई ईएनसी, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो, या फिर हाई सिंपली आप इसको न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो। मतलब कि क्या, हम जिस मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस एटम के साथ में फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात तो उस एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होना चाहिए। और आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीरियड की हम लोग अगर बात कर ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका पाया जाता है? वेरी गुड, सबसे ज्यादा चार्ज पाया जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं उन पर ज्यादा चार्ज पाया जाता है। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या लग गई इसमें, स्मॉल साइज के बारे में अगर बात करी जा रही है तो ये जो दो कंडीशंस लिखी हुई इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ एटम्स ही फॉलो कर पाते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला तो ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो देखिए यही लगभग साइज, इनका साइज जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, और ऊपर से सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होते हैं। और मेनली इन चारों में से अगर मान लिया इसमें आपको चुनना पड़े, चूज करना पड़े, तो मेनली यही तीन एटम्स जो होते हैं ये परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर पाते हैं। अब देखिए इनको याद करने का भी एक तरीका है जो आजकल के हर जनरेशन के लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है? फोन। तो देखिए आप इसका फोन याद कर लिए, सिंपली क्या हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर, क्या एक्रोनिम का यहाँ पे डिकोड करने क्या पता चलेगा? देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखिए अगर मान लिया आपके पास ऐसा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और साथ में इन तीनों एटम्स में से कोई भी एटम प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में श्योरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जरूर होगा। समझ में आ गई आपको बात है? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के साथ में इन तीनों एटम्स में से कोई भी एक एटम अगर प्रेजेंट है, एटलीस्ट एक एटम प्रेजेंट है, तो जरूर से उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा ही होगा। समझ में आ रही है आपको बात है? तो ये तो बात हुई कंडीशंस की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है। पहला टाइप जो होता है उसे कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड वाले को कहा जाता है, लगभग सिमिलरली साउंड करता है करके, इसे कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहली वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड वाली कहलाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए अगर मान लीजिए पहले वाले के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो इंटरमोलिकुलर। अब जैसे एक टर्म यूज करा जाता है काफी बार, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मतलब क्या होता है हिंदी में? अंतरराष्ट्रीय। मतलब काफी सारे कंट्रीज, काफी सारे नेशंस जब आपस में कोई, इनके बीच में कोई लिंक होता है उसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय। समझ में आ रही है आपको बात है? सिमिलरली यहाँ पर भी वही मतलब निकलेगा, जब किसी भी एक कंपाउंड के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं, तब उसे कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल समझने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है उसका? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए ये तो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसा एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लिया हम लोग एक और ऐसा मॉलिक्यूल को हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमने क्या बताया था? पहली कंडीशन क्या? हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, और दूसरी बात वो जो फोन वाले हमने आपको आइटम्स बताए थे FON वाले, उनमें से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो दो प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, इस वाले मॉलिक्यूल, इस वाले कंपाउंड में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर से फॉर्म होगी। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ये तो इससे डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, लेकिन अगर बात कर ले रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होंगे इनसे काफी दूर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे क्या इसमें काफी डिस्टेंस प्रेजेंट होगा। तो डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ये अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके पास के जो एटम्स होंगे, जैसे मान लीजिए हम बात
कर ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। ये नाइट्रोजन है तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। समझने वाली बात है यहाँ पे सिंपल सी इतनी है कि कोई भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी कंपाउंड में जब आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए इसका सेकंड टाइप जो बताया गया है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखिए इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब एक मॉलिक्यूल के ही अंदर। ध्यान समझने वाली बात इतनी है कि यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जाकर के, और अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में, मतलब ये OH ग्रुप है और यहाँ पर क्या है NO2 ग्रुप है। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा और ये तो ऑक्सीजन, दोनों के पास क्या होगा, लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में तो हाइड्रोजन और इन एटम्स के बीच में क्या डिस्टेंस काफी ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये इसी मॉलिक्यूल में अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। समझ में आ रही है आपको बात है, बहुत क्लियरली समझ लीजिए इस चीज को। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगी जाकर के, लेकिन वो किस में होगी, दूसरे एटम के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में होगी जाकर के। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है, मॉलिक्यूल अपने में ही बॉन्डिंग कर लेगा, अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आ रही है आपको ये बात है। तो अगर मान लीजिए इसको डिफाइन करने के बाद इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन विच अ मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, मतलब अपने आप में अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेता है तब उसे कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए इसमें बहुत बेसिक सा एक आप इसमें टर्म समझ लीजिए कि देखिए जब इंट्रा की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, और जब इंटर की बात आएगी तो इंटर मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा कम से कम चाहिए होंगे, तो इसका मतलब वहां पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर पाई जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात है। तो ये आप यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट का सेगमेंट आने वाला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस होती है, हम चलिए उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आखिर एप्लीकेशंस कहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल स्टेट, मतलब कि कोई भी कंपाउंड जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड है, गैस, वो हम इसके बेस पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इसका रोल कहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए हम ग्रुप 16 एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होता है ग्रुप 16 एलिमेंट में, ऑक्सीजन, और उससे नीचे कौन सा होता है, सल्फर। अब देखिए अगर मान लीजिए हम बात करते हैं ऑक्सीजन का हाइड्रेट क्या होता है, वाटर होता है, सिंपल सी बात है, और सल्फर का हाइड्रेट क्या बनेगा जाकर के, H2S। अब देखिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर जो होता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और H2S क्या होती है, H2S एक गैस होती है। इसकी स्मेल कैसे होती है, रॉटन एग लाइक स्मेल, मतलब कि जो अंडा जो सड़ा हुआ अंडा जो होता है उसके लाइक स्मेल होती है इसकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दोनों सेम ग्रुप के हाइड्राइड्स है, लेकिन H2O जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन H2S जो है गैस में एग्जिस्ट करता है। ये काफी और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H2O इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस, व्हाई। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसका रीजन सिंपल एक टर्म आएगा, उसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए अगर मान लीजिए 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो आप सिंपली इसको लिख देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है, शॉर्ट टाइप में शॉर्ट आंसर इसका आ रहा है करके, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग H2O को कंसिडर कर लेते तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, है यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है और क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, जो कि वो फोन वाली कैटेगरी जिसको हमने आपको बताया था ये उसमें बिलोंग करता है। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स ये जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है, ये इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है ये दूसरे वाले ऑक्सीजन से क्या होगा, एक अट्रैक्शन बना लेगा जाकर के, और इस वाले हाइड्रोजन क्या होगा, इस वाले से सिंपली से आप इसको समझ लीजिए कि H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये काफी स्कूल्स वगैरह में जब क्विज होती है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर में किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, तो उसका आंसर इसको पता ही होता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको आप समझ में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग वहीं H2S के बारे में बात कर ले रहे हैं तो H2S में क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल S बन जाएगा, ये S और यहाँ पर H, सिमिलरली ये S इधर पर H और यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो पाएगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म होने कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इसका सिंपल रीजन क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म नहीं हो पाती। अब देखिए इसका यहाँ पर एप्लीकेशन क्या बनता है करके, यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सिंपल समझ लीजिए। आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाए कि गैस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर गैसेस में, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा कि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन H2S में ऐसी कोई बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इनमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर लगेगा जाकर के वाटर में, इसी वजह से ये लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा और 21 में एग्जिस्ट करेगा गैसेस फॉर्म में। बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा, बिकॉज वाटर इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट H2S इज नॉट, दैट्स व्हाई H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। तो समझ में आ रही है आपको बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन से किस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के फिजिकल स्टेट को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा इसका सेकंड एप्लीकेशन कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है सॉल्युबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत चीज जानते हैं। देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फ्रेज चलता है करके कि पोलर में पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं और किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होंगे। आपने एक टर्म सुना भी होगा शायद पहले कि लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका काफी सिंपल मतलब यही होता है कि किसी पोलर सॉल्वेंट में ओनली पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। अब देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जाहिर सी बात है ये दोनों हाइड्रोजन से क्या करेगा, डेंसिटी को अपनी तरफ के लिए अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसका मतलब सिर्फ पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब वाटर कैसा होता है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है आपको बात है, वाटर कैसा होता है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए ये वाटर में कोई ऐसा कंपाउंड सॉल्युबल होगा जाकर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना पाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए पानी में तेल क्यों नहीं मिक्स हो पाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि तेल क्या होता है, तेल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है करके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन है, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगी। तो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से मान लीजिए इसको थोड़ा सा लेट भी कर लेते हैं, मान लीजिए कार्बन है और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसी वजह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जो चीनी शुगर जो होती है वो ग्लूकोज फॉर्म में होती है, वो क्यों सॉल्युबल हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अगर ध्यान से देखिएगा ग्लूकोज में यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई है और ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब सिंपल सी बात है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेता है, इसी वजह से शुगर जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कितना बड़ा रोल है किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी में। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकती है, अगर वो पोलर इन नेचर है तभी वो पानी में सॉल्युबल हो पाएगी, अगर अदरवाइज वो उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा थर्ड एप्लीकेशन कौन सा है। सो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड एप्लीकेशन जो आने वाला है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए अगर आप 12th में जब भी पहुंचेंगे जाकर तो एक चैप्टर उसमें सेकंड बुक में पढ़ाया जाएगा आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स। अब देखिए यहाँ पे इसका एक छोटा सा यहाँ पर रोल कैसे आने वाला है। अब मान लीजिए हम लोग कंपाउंड को लेट कर लेते हैं, इसका नाम है इथेन, ठीक है, और ऐसा ही इसका एक डेरिवेटिव में लेट कर लेते हैं जिसका नाम है क्लोरोइथेन, ठीक है, इसका नाम क्या है क्लोरोइथेन, ठीक है। अब देखिए अगर मान लिया आपको बताया जाए इसमें कि जो इथेन का नॉर्मल का इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इस वाले से काफी कम होता है, या फिर आप सिंपल समझ लीजिए कोई भी हम एल्कीन सपोज कर ले, कोई भी हाइड्रोकार्बन सपोज कर ले, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके हेलोजन डेरिवेटिव से हमेशा कम ही होता है करके। अब ऐसा क्यों होता है। अब देखिए अगर मान लिया हम सिर्फ और सिर्फ इस कंपाउंड को लेट कर लेते हैं तो इसमें क्या देखिए कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर पाएगा,
जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म नहीं कर पाता है। और देखिए आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो जब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तब भी उसको हम बोलते हैं कि वो लिक्विड क्या हो रहा है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है। अब देखिए कोई भी कंपाउंड अगर मान लिया लिक्विडेशन प्रेजेंट है तो आप जानते हैं कि उसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे होंगे, तो वो वेपर में कब कन्वर्ट हो पाएगा, जब वो एटम्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है जब वो वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इथेन मॉलिक्यूल में क्या होगा, इथेन जानते हैं गैस है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको हाइपोथेटिकली आप सोचने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है करके है, तो इसमें क्या है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही है, सिंपल वंडरवॉल फोर्सेस लगेंगे जा करके, तो इसको बॉयल करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही हम बात कर लेते हैं इस वाले कंपाउंड के, क्लोरोथेन की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेगा। तो इसके पास क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस के एक्स्ट्रा में एडवांस में इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की एक एक्स्ट्रा फोर्स भी अवेलेबल हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा लेट बॉयल होगा जा करके। समझ में आ रही है आपको बात है, हमने आपको क्या बताया, कोई भी लिक्विड तभी बॉयल होता है कि जब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं जब वो वीक ब्रेक हो जाते हैं वहां से। समझ में आ रही है आपको बात है। देखिए वहीं पे ईथेन की अगर बात करें तो उसमें किसी वजह से वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं तो उसको ब्रेक करना इजी रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके किसी भी हेलोजन डेरिवेटिव बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, हेलोजन एटम के प्रेजेंट होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रही है आपको बात है कि किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है वोलेटिलिटी। अब देखिए आप जानते हैं वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में कितना इजीली कन्वर्ट हो जाता है, उसी को उसकी वोलेटिलिटी कहा जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं, देखिए जो लिक्विड इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है वोलेटाइल लिक्विड है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बताए थे दो टाइप के आइसोमर बताए थे नाइट्रोफिनॉल के, वो कौन से थे, देखिए ये तो एक इसका पैरा आइसोमर जो था इसे हम लोग पैरा नाइट्रोफिनॉल कह रहे थे, और जो सेकंड जो था इसका नाम था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और हमने आपको यही बताया था कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही थी और इस वाले में क्या था, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही थी। अब देखिए सिंपल समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था इंट्रा का मतलब क्या होता है, ये अपने ये जो कंपाउंड जो है, ये जो मॉलिक्यूल जो है ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल के संग में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेगा। अब सिंपल समझ लीजिए इसको। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब ये आसपास वाले मॉलिक्यूल्स के संग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा तो ये क्या इजीली वेपर्स में एस्केप कर पाएगा। हमने आपको बताया था थोड़ी पहले बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में कि कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर में कब कन्वर्ट होता है करके, कि जब उसके बीच में जो इंटरएटॉमिक फोर्स या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लग रहा होता है जब वो ब्रेक हो जाता है तभी तो वो वेपर्स में एग्जिस्ट कर पाता है करके। तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में लग रही जा करके, ये आपस में एक दूसरे अट्रैक्टेड रह रहे हैं, तो क्या ये इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या ये इजीली एस्केप कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन लग रहा है करके, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में पाई जाती है वो थोड़े से क्या होंगे, लेस वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल ने आपको बताया भी है कि कोई भी कंपाउंड कितना आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेगा, वो भी कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर वाली। इसी वजह से ये वेपर्स में इजीली एस्केप नहीं कर पाएगा। और इसका जो अगर बात कर रहे थे वोलेटिलिटी, इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। अच्छा अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं इसमें हम इस वाले कंपाउंड के बारे में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में, उसमें क्या हो रहा था, इस वाले में ये अपने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर ले रहा था। तो देखिए अगर मान लीजिए एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है और वो भी इसने क्या कर लिया, इसने अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लिया, तो क्या ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं कर पाएगा जितना ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर ले रहा था। समझ में आ रही है आपको बात है। इसका मतलब क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिंपल अपने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर ले रहा है। इसी वजह से ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से अटैक्ड नहीं रहेगा इतना ज्यादा, और इसी वजह से ये वेपर्स में भी इजीली एस्केप कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए दोनों कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों से वोलेटाइल ज्यादा कौन होगा, सिंपल सी बात है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी और इस वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात है। तो ये तो बात होगी वोलेटिलिटी के। अब देखिए इसी से मिलता जुलता हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो एप्लीकेशन आने वाला है उसको हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर।
अब देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर का क्या रोल है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो कंपाउंड जितना आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, जितना आसानी से जितना वो वोलेटाइल होगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर भी क्रिएट कर पाएगा। तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस कंपाउंड का जो वोलेटिलिटी जितना ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कॉज कर पाएगा। और वो किस वजह से होती है, जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कंपेयर करने को बोला जाएगा तो आप बहुत सिंपली याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए इसी प्रकार से ऐसे काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं जिसकी मदद से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया आपने सुना होगा प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। क्यों? अगर मान लिया देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते जाया करके थोड़ा इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसमें स्ट्रैंड्स जो पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, वो आपस में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर पाती है। समझ में आ रही है आपको बात है। अच्छा अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो होता है उनके बीच में जो यहाँ पर जो ग्रुप्स अवेलेबल होते जाया करके वो भी कैसे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से अटैच होते हैं। ठीक है। अगर मान लिया हम लोग बात कर लेते हैं अमीनो एसिड्स के। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अब सबसे छोटा अमीनो एसिड की अगर मान लिया हम बात कर ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, उसका फॉर्मूला बनेगा जा करके। ठीक है। देखिए सबसे वीकेस्ट अमीनो एसिड ये वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसका मतलब ये इसमें भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए हम लोगों के एवरीडे लाइफ में काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में समझ सकते हैं। तो इससे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा करके हैं जो कि सिंपली लॉजिक का बेस पे बनते हैं। ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई थ्योरी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।